WHO के मुताबिक दुनिया में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है। भारत में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की पहचान पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चे बदल रहे हैं या फिर हमारी समझ बदल रही है। आपको लगता है कि जो स्क्रीन है वो ब्रेन की नेचुरल वायरिंग के साथ प्ले अराउंड करती है, खेलती है और उसको डैमेज करती है? Absolutely. So the mobile is radiation and heat, right? तो वो electromagnetic waves जो है आपके sensory nervous system को पूरा नम कर देता है। नम कर देता है। जब आप कोई भी फोन पकड़ता है, जिस हाथ में आप फोन पकड़ते हैं, आप देखना वो हाथ आपका वीक होगा। जब आप टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो यू विल स्टार्ट सीइंग दैट द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड इज योर सर्वाइकल। कि हम अपने एक शॉर्ट टर्म शांति के लिए या बच्चा अपना एंगेज रहे, इसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं बच्चे की। पहले क्या होता था कि माँ गाती थी या दादी गाते थे कि हाँ भाई कुछ गाना होता था ताकि वो बच्चा जो है रिस्पॉन्स करना शुरू करे, अटैचमेंट शुरू करे। नाउ मदर्स डोंट डू दैट कि जो हमसे बेहतर है हम उसको अडॉप्ट करेंगे, जो हमसे कम है उसको नहीं करेंगे। हम स्लो चीज़ों से नहीं, हम फास्ट चीज़ों के साथ जाते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि ऑटिज्म वैक्सीनेशन की वजह से होता है? हैव यू हर्ड ऑफ इट? यस, इट्स अ मिथ। कैन बी ट्रू। नो, इट कैन बी ट्रू। यस, बहुत सारी मैंने कॉमन चीज़ जो है, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर इट इज़ यू नो अब्रॉड, मैंने देखा है हर चीज़ वुमेन पे आ जाती है। Men have much more chronic stress. Right. They are suppressing their stress and then it affects the sperm. पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती, वन वर्ड, Believing everything is okay or it will become okay. एक बच्चा देर से बोल रहा है, दूसरा आंखों में देखकर बात नहीं करता और तीसरा हर वक्त अपनी दुनिया में खोया रहता है। हम अक्सर कहते हैं कि अभी छोटा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हमारा इंतजार ही बच्चे का सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है? आज बात सिर्फ ऑटिज्म की नहीं होगी, सिर्फ ADHD या डेवलपमेंट डिले की नहीं होगी। आज बात होगी हर उस माँ बाप की जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर उलझते हैं, डरते हैं और जवाब ढूंढते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर निशी, जो कि बहुत दिनों से न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स पर काम कर रही हैं और इंटरवेंशन के जरिए हजारों लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्णिमा स्पीक्स। एक डेटा दे देती हूं, WHO के मुताबिक दुनिया में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है। भारत में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की पहचान पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चे बदल रहे हैं या फिर हमारी समझ बदल रही है? डॉक्टर निशी, पहले ही सवाल के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि पहले हमने दादी नानी को कहते हुए सुना है पहले के ज़माने में कि अरे लड़का है 3 साल में बोलने लगेगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि पेडिट्रिशियंस ये कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। सो इसमें मिथ क्या है और सच्चाई क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं किसी स्टैटिस्टिक्स की और अगर हम बात कहते हैं दादी माँ के एडवाइस जो जनरेशन टू जनरेशन आती है, उन दोनों में वेरिएशन होता है। इट डिपेंड्स अगेन, जो घर का एक कल्चर होता है और एक होता है जो रिसर्च स्टडीज़ होती है। नाउ इट डिपेंड्स अगेन कि कहाँ पे किस ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर रिसर्च हुई है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स निकाला है। और हम लोग इसी चीज़ को अगर घर के अंदर की बात करते हैं तो हम इस पे सोसाइटी बेस्ड नहीं जाएंगे, हम घर के एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि अगर जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, दे आर वेरी वर्बल, है ना, हर चीज़ के ऊपर बात करते, कम्युनिकेशन बहुत इजी है, तो वो बच्चा जल्दी बोलेगा बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज़ ऑब्जर्विंग। मिररिंग जो कहते हैं, क्योंकि बच्चे की मिररिंग जो है 2 साल से शुरू होता है, इवन समटाइम्स इट्स इवन अर्लियर। तो अगर वो अर्लियर से ही ऑब्जर्व कर रहा है कि सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर इज लॉट मोर पीपल इन द हाउस, ठीक है, अगर मानो कि एक ही चाइल्ड है एंड इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, मानो कि 2 लोग रह रहे और बच्चा है, सो इफ अगर उसमें भी अगर वो लोग बातें नहीं करते हैं तो बच्चा जो है वो देखता नहीं है कम्युनिकेशन दैट मच।
और इसीलिए फिर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ना दादी है, ना दादा है, ना उसका भाई है, कोई नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन गैप जो आ जाती है वो बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, तो वो डिपेंड करता पर है। कब इंतजार करना चाहिए और कब बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज? टू अगर हम लोग जैसे 2.5 में ज़्यादातर लड़के का कहा जाता है कि अगर इफ इट इज़ अ बॉय, द बॉय स्पीक्स लेटर एंड द गर्ल, हमेशा लड़कियां जल्दी बोलना शुरू कर देती है। तो 1.5 जैसे 1 ईयर के अंदर तो दे शुड स्टार्ट wanting to have that conversations, they will have certain words जो वो पिकअप करते हैं, ठीक है। पर अगर फुल सेंटेंस में कभी कभी किसी बच्चों को डिले होता है, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ एनवायरमेंटल बेस्ड, तो वो चीज़ हमें देखनी कि 1.5 ईयर में क्या वो बच्चा बोलने की ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करता है देन वी नीड टू हैव अच्छा, विद एन एग्जाम्पल डॉक्टर निशी, अगर मेरा बच्चा है और 1.5 साल का बच्चा है, मान के चलिए कि मैं उसका नाम बुलाती हूँ या मैं उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और वो नहीं करता है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए एक माँ को? सी देखो, पहली चीज़ होनी चाहिए कि बच्चा टॉय के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, राइट। क्योंकि जैसे हम लोग उनके कॉट में यू पुट यू नो द साउंड का जो टॉयज होते हैं, फिर लाइट टॉयज होते हैं, अगर वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है देन यू नीड टू गेट सर्टन टेस्ट जो आँखों के लिए होते हैं, कान के लिए होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जैसे सेंसरी इनपुट क्या मिल रहा है ना। सो इफ़ दैट चाइल्ड इज़ नॉट टेकिंग एनी सेंसरी इनपुट, तो आप समझ लीजिए कि आई नीड टू गो टू एन एक्सपर्ट नाउ। तो अकेला सिर्फ स्पीच से नहीं होता है, हमारे बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स है, इनफैक्ट इवन द स्किन। कभी कभी बच्चे को पेन ही महसूस नहीं होता है, जो माँ बाप को बहुत बाद में पता चलता है। अच्छा, आपने ऐसा केसेस में नोट किया है कि जो पेरेंट्स हैं वो स्पीच डिले को ऑटिज्म समझ लेते हैं? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑटिज्म भी नहीं होता है। ओके। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या सेंसरी डिसऑर्डर होता है, तो उसको हम ऑटिज्म समझ लेते हैं या ADHD समझ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरलैप हो रही है, बिकॉज अभी भी ऑटिज्म ADHD हम लोग क्वेश्चन पेरेंट को पूछते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो चाइल्ड इनपुट नहीं दे पाता है। एंड ऑटिज्म इज सच ए थिंग कि जहाँ पे अगर जब तक हमें एक इंडिविजुअल जो उसमें से सफ़र हो रहा है, अगर हम उसका इनपुट नहीं ले पाते हैं, तो ऑटिज्म भी एक टेम्पररी लेबल है। ओके, राइट। सो अनलेस वी डोंट सी वो एक्शंस, वी शुड नॉट कम टू अ जजमेंट कि वो ऑटिज्म ही है, ADHD भी है। समटाइम्स इट इज़ जस्ट सेंसरी। अगर उसको हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ इंटरवेंशन पहले से करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल कर देता है। डेवलपमेंटल डिलेज उसको नहीं बोल सकते हैं हम। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डॉक्टर निशी, टू अंडरस्टैंड? मतलब स्पीच डिले है, ऑटिज्म है, ADHD है, बहुत सारी चीजें आपने कहा, तो सिम्टम्स क्या हैं जिससे कोई भी पेरेंट ये समझ पाए कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे में? सी अगर हम ऑटिज्म का कहते हैं तो ऑटिज्म ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशंस एंड क्वेश्चनर्स दैट कम्स फ्रॉम द मेडिकल फील्ड ऑफ साइकेट्री, ठीक है। पर अगर हम लोग बेबी को ऑब्जर्व करते हैं, मानो कि अगर यंग एज से ही ऑटिज्म है, तो देयर आर सर्टेन टेस्ट दैट यू कैन डू, ठीक है। तो जैसे हम लोग MRI करवाते हैं, तो बच्चे की MRI के अंदर देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स जो हमें ऑटिज्म की तरफ ले जाता है। ADHD एज सच डजंट हैव इट, क्योंकि उनको हम सिर्फ सेंसरी टेस्ट के थ्रू ही करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। स्पीच डिले अगेन द डेवलपमेंटल साइड ऑफ थिंग्स के, जहाँ पे ये टाइम पे अगर वो बच्चा देख नहीं पा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, स्पीच के अंदर डिले हो रहा है, अगेन आई सेड everything is based on mirroring when you are young baby। तो अगर वो बच्चा मिररिंग नहीं कर रहा है, वो चीज़ें सीख नहीं रहा है जो नॉर्मली एक बच्चा सीख जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें जो है तुरंत हाईलाइट करनी चाहिए। बट समटाइम्स यू शुड ऑल्सो गिव इट अ चांस कि हाँ भाई हो सकता है, बट देन दैट मीन्स कि आपको उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो गया है।
लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे कहते हैं हाँ बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, तो उसके डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ बाद में की वेट करते हैं. सो आई वुड से कि जहाँ पे उनको लगता है कि अभी मिररिंग नहीं कर रहा है, तो उसके साथ इंटरेक्शन करना या आई टू आई, और या तो फिर हम लोग एक दूसरी गलत काम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चों को बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं, है ना, जिसका जो मन में आता है उस नाम से बुलाने लगता है. सो दैट चाइल्ड जब वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे किस में रिस्पॉन्ड करना है. राइट. सो वन स्पेसिफिक थिंग आई वुड से इज, जो उसका नाम है उसके नाम से आप पुकारना शुरू करो, है ना. तो क्या वो बार फिर वो नाम बोलने से क्या आपको वो रिस्पॉन्ड देता है या नहीं देता है? मतलब सब एक नाम से बुलाएं. हाँ, जितने भी लोग उस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको एक नाम से बुलाएं. whether it is गोलू और whatever the house name All is, the कि cutie आपने names, हाँ. हाँ, तो बस एक नाम से बुलाए ताकि वो कहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करना है उसको पता चले. दूसरी चीज, अगर मिररिंग में जैसे टॉयज हैं, चीजें हैं, उसको पता नहीं चल रही है, तो ये नेचुरली आता है अगेन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स, कि अगर जो लाइट्स है वो तो हम नेचुरली फ्लिकर होती है, तो सेंसरीज हमारे नर्व्स जो हैं आईज के अंदर, ईयर्स के अंदर, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं, साउंड्स को तुरंत हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, है ना. तो अगर वो नहीं हो रहा है तो देन टेस्ट नीड्स टू बी डन, देन यू नीड टू गो टू पीडियाट्रिशियन. अच्छा, आजकल हमने एक मोबाइल जनरेशन देखी है. हाँ. और बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे. 8-8 महीने के बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है एंड दे कीप स्वाइपिंग द रील्स. कंटिन्यूअसली वो देखते रहते हैं. आपको लगता है कि जो स्क्रीन है वो ब्रेन की नेचुरल वायरिंग के साथ प्ले अराउंड करती है, खेलती है और उसको डैमेज करती है? Absolutely, because our skin is the first sensory organ in our whole body. ठीक है. दूसरी चीज, हमारे जो हाथ है एंडिंग्स, जो हम लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो करते हैं, हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है द स्किन ऑन द हैंड्स एंड फीट. Okay, so and all of these are connected to your brain. ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट, इट गोज फ्रॉम द स्पाइन. तो अगर मानो कि आप रेडिएशन जिसमें से आ रहा है, हीट आ रही है, सो द मोबाइल इज रेडिएशन एंड हीट, राइट. तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम को पूरा नम कर देता है, नम करता है. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व एनीथिंग, या आप कुछ देख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे. आपका वीकनेस तुरंत आ जाता है. सो इफ यू जब आप कोई भी फोन पकड़ता है, जिस हाथ में आप फोन पकड़ते हैं, आप देखना वो हाथ आपका वीक होगा. जब आप टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यू विल स्टार्ट सीइंग दैट द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड इज योर सर्वाइकल. तो सर्वाइकल तो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, तो कहाँ से वो सर्वाइकल प्रॉब्लम आ रही है? वन इज पॉस्चर. ओके, ठीक है, आप आगे, कोई बोलेगा कि आप आगे करके करते इसलिए नहीं, यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग विथ योर फिंगर्स. सो कहीं ना कहीं दोस मसल्स और नर्व्स जो है वो अफेक्ट तो कर रहे हैं. लेकिन ये भी एक अलग बात है कि बच्चा खाना खा रहा है तो हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द ब्रेन, कि आप अब आपको लगता है कि अच्छा बस आधे घंटे के लिए खाना खा ले, उसके बाद फिर मोबाइल ले लेंगे? So we are becoming a society or the world, I would say, in fact, कि हम लोग इमोशन जो है उसको कभी भी एनहांस नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि हमें डर लग रहा है इमोशन से. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जब बच्चा होता है, अब बचपन से मानो कि 6 महीने का, आई वुडंट इवन गो 8 मंथ्स, मैं तो कहती हूँ 1 महीने से ही शुरू हो जाता है. जैसे ही लालाबाई होते, पहले क्या होता था कि माँ गाती थी ना, या दादी गाते थे कि हाँ भाई कुछ गाना होता था, ताकि वो बच्चा जो है रिस्पॉन्स करना शुरू करे, अटैचमेंट शुरू करे. नाउ मदर्स डोंट डू दैट. वो लोग कोई एक बहुत फेमस कुछ रिदम होगी वो लगा देते हैं ताकि बच्चा उससे अट्रैक्ट होके चुप हो जाए. बट दैट चाइल्ड इज लुकिंग फॉर द वार्मथ, राइट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि वो डिस्कनेक्ट हो रहा है इमोशनली. वी आर गेटिंग इट एज अ डिस्कनेक्ट सोसाइटी. तो उसका, आप बच्चे का और माँ का जो रिलेशन है वो नहीं हो पाता है. So then what happens is the child doesn't know who to mirror. The child is not attached. There is a feeling कि मेरा कोई है नहीं, है ना. जब बच्चे को पहले से ही इनसिक्योर हो जाती है, इनसिक्योरिटी नहीं, तो वो कहाँ पे ढूंढेगा अपना
तो ऊम्फ जो होती है वो कहाँ पे ढूंढेगा, वो कहीं और चीज ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा। तो वो ऑब्जेक्ट कौन और सा वो हो जाता है? ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, आपके हाँ, हाथ में है। एंड इट इज इजीली गिवन। अच्छा, कंपैरेटिवली डॉक्टर निशा, जैसे अगर कोई एक बच्चा है वो 4 घंटे मोबाइल देखता है और कोई दूसरा बच्चा है वो उसी 4 घंटे में आउटडोर गेम्स करता है, दोनों के ब्रेन में क्या डिफरेंस होगा या दोनों की ग्रोथ में क्या डिफरेंस होगा? सी एनी एक्टिविटीज जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, वो फिजिकल एक्टिविटी राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, सो वी हैव पैरेटल एंड ऑसिपिटल एरियाज इन द ब्रेन, ऐसे 5 ब्रेन्स एरियाज हैं। तो उसके अंदर जो जो भी हम एनालिसिस करते हैं कि अगर मानो कि मुझे ये पॉट पकड़ना है, ठीक है, तो आई हैव टू बेंड इन फ्रंट, ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि ये कौन सा कलर है, कहाँ से मुझे पकड़ना है, क्या शेप है, कितना इसका वेट होगा, असेस करना है। फिर वेट करके मेरा ब्रेन बोलेगा हाँ भाई, यू विल बी एबल टू पिक दैट अप, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ूंगी, उसका डिस्टेंस मैं देखूंगी कि कितना डिस्टेंस है, क्या मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्या मुझे शिफ्ट आगे करना पड़ेगा, है ना। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग जो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग विद हैबिटेट साइंटिफिक साइड ऑफ थिंग्स। बट जैसे अगर वो चाइल्ड अगर बाहर जा रहा है तो वो गिरेगा, संभलेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, पर एट द सेम टाइम वो ये असेसमेंट भी उसकी कांस्टेंट होती रहेगी, राइट। तो वो दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और दूसरे बच्चों के साथ मिरर करेगा। अगर कोई ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो उसको फॉलो करेगा। इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इज अ ब्रेन कि जो तुरंत अडॉप्ट करता है कि जो हमसे बेहतर है हम उसको अडॉप्ट करेंगे, जो हमसे कम है उसको नहीं करेंगे। हम स्लो चीज़ों से नहीं, हम फास्टर चीज़ों के साथ जाते हैं। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू दैट एक्टिविटी, यू आर ओनली अडॉप्टिंग टू गेट बेटर। बट मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को एक आप जरूर एडवाइस दें, एंड आई एम श्योर कि सारे पेरेंट्स इससे कनेक्ट करेंगे। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बस आधे घंटे मोबाइल दे देते हैं, बच्चा खाना खा ले फिर उसके बाद हम ले लेते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। लेकिन आपको लगता है कि हम अपने एक शॉर्ट टर्म शांति के लिए या बच्चा अपना एंगेज रहे, इसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं बच्चे की? Absolutely. So I want you to advise all the parents that they should not do it and why they should not do it. So, you know, the whole idea of connection, एक mother and child का connection होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चे को खिला रहे हैं तो वो बच्चा उस खाने को स्मेल करना चाहिए, उस खाने का टेक्सचर जो है उसको सेंसरी इनपुट मिलना चाहिए। सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो जब प्रोड्यूस होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन शुरू कर देता है। अब मानो कि वो फ़ोन उसके सामने है, ना तो वो स्मेल कर रहा है, ना तो वो टेक्सचर को देख रहा है। इनफैक्ट इट डजंट इवन हैपन टू अ मदर। मदर डजंट नो कि वेदर उसके अंदर नमक ज्यादा गया है नहीं गया, उसको भी पता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल लुकिंग एट द फोन। और बच्चे को खाना भी नहीं लगता, खाना भी नहीं लगता, बिकॉज अब मानो कि वो सेंसरी इनपुट ही नहीं गया खाने के अंदर, तुम्हारा बॉडी रेडी नहीं हुआ। ट्रू, ठीक है, वो सिर्फ दे रहा है आंखों को स्टिमुलेशन, वो ब्रेन को स्टिमुलेशन दे रहा है, पर हमें किसको प्रिपेयर करना है? स्टमक को, स्टमक जूसेस को प्रिपेयर करना है। तो अगर स्टमक जूसेस रेडी नहीं है तो वो बच्चे को कोलैटिस हो जाता है, गैस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये चीज, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन अ चाइल्ड। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो स्टमक है, स्टमक जूसेस हैं, वो सलाइवा जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो खाने को निगलने में हेल्प करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, अगर वही प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो स्टमक तक जा ही नहीं रहा ना, और वो न्यूट्रिशन लग ही नहीं रहा है। So that is why it is very important to remove the phone or remove any stimulation, like which is only related to the brain. हमें उस वक्त ब्रेन को नहीं करना है, हमें उस वक्त स्टमक को करना है। तो यूज स्मेल, यूज द फूड कलर, यूज टेक्सचर्स विच आर लाइक फूड रिलेटेड। तो आपके बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स जो हैं वो प्रिपेयर होंगे कि आज मुझे मैंगो की स्मेल आ गई, तो हमें कैसे इतना एक्साइटमेंट रहता है, क्रेविंग, एंड इट बिकम्स योर फेवरेट। अगर आज अगर आप किसी को पूछोगे कि उसका फेवरेट खाना क्या है, तो किसी को पता नहीं है। You know why? Because we are not used to that. अगर आप एक ग्रेप, कुछ मत करिए, आप एक ग्रेप मुंह में डालिए,
ठीक है, slowly you look at the texture of the grape, you look at everything and you put it in your mouth और फिर उसको चबाओ हल्के से, ठीक है, एंड जो उसका जूस निकलता है, अगर आप उसको ही अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको एक अलग हैप्पीनेस आती है। राइट। बट हमें किसी ने ये सिखाया नहीं ना, हमें ये सिखाया जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल जाना है, या जल्दी जल्दी खाओ, काम पे जाना है। So we haven't connected with the food, and that's why we are seeing so many disorders आज related to stomach and gut and brain दे आर are इंटरकनेक्टेड। interconnected. सो एक और डॉक्टर निशि बात ये है कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कपल, लेकिन आपको लगता है कि पेरेंट्स अपने आप को उस प्रेगनेंसी से पहले प्रिपेयर नहीं करते? वो सोचते तो हैं कि प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या करेंगे, बच्चा हो जाएगा तो क्या करेंगे, सारी प्लानिंग हो जाती है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है एक मदर को, एक फादर को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले खुद को प्रिपेयर करना? See, there was in our own India, हम कहेंगे गर्भ धारण करके there was a process कि अगर आपको बच्चा करना है, ठीक है, there was a preparation of 1 year, okay, कि first 3 months or 6 months, it depends on the analysis of the doctor, तो वो कहते थे कि पहले अपने आप को सही करो, mentally, physically, everything, right? तो एक तो होता था कि जहाँ पे पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, फिर दूसरा होता था कि आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड होता था देयर वाज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ व्हेन इट शुड बी कंसीव्ड, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एक फादर को फादरहुड की तरफ प्रिपेयर लेकर करता जाता है, है। एक मदर को मदरहुड की तरफ, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट न्यू फेज फॉर अ वुमन एंड फॉर अ मैन, ठीक है। तो जब हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते होते हैं तो हमें पता होता है कि मुझे मेरा रोल क्या है, ठीक है। सो व्हेन हम ये चीज़ कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जो भी आता है हम प्रिपेयर रहते हैं। Now in modern life what is happening is very few are preparing, very few are saying कि हाँ मुझे अपनी बॉडी पे पहले दो काम डॉक्टर्स करना है। एडवाइज इट स्टिल। Advice, see, I cannot speak on the doctors and medical field because every person is different and every doctor interaction is very different. But जैसे if somebody is planning कि हाँ भाई अब शादी हो गई है, when do you want to plan, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले अपने पंच कोशों को साफ कीजिए। One, your mental health, your spiritual health is the utmost. क्योंकि जब तक आपके जो फील्ड हैं, अगर दोष जो हैं, अगर हम उनको बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप अपने बच्चे को भी उस तरीके से अपने वूम में ग्रो करेंगे, फिर वो बाहर आएगा तो भी वो उसी तरीके से इनसिक्योर होगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अब जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो इम्पैक्ट, इसीलिए सी इन ओरिएंटल मेडिसिन्स व्हाट वी बिलीव इज दैट एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एनी डिजीज जो होती है वो डैम्पनेस की वजह से होती है, right? So dampness in our body is causing all the problems with the diseases that have been generated. Neurological diseases तो definitely it is because of the dampness, जिसको हम कफ बोलते हैं आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है। So again, Oriental medicines and Ayurveda is very, it's like you know, they're like twin sisters. Though they you know, function in a different way, but the base is very similar. तो एक ही चीज़ मैंने फाइंड की कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड है तो बच्चे के साथ आप कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे एंड हेल्दी बच्चा आएगा, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड है। बट इफ़ यू आर नॉट, अगर आपके अंदर ही मानो कि लॉट ऑफ वुमेन आर एनेमिक, अब उनको पता ही नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर जो होता है फॉलिक एसिड दे देते हैं। सो व्हेन दे जस्ट हैविंग फॉलिक एसिड बट दे आर नॉट हैविंग एक्चुअल फूड, पर वो कब लेते हैं, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं। It should be before. Your body should be ready. It should be perfect before you start creating something new, ना। एक woman जो है वो एक बच्चे को create कर रही है, तो अगर उसमें ही deficiency है तो वो बच्चा भी उसी में आएगा। So that's why preparation of getting pregnant itself, और
इसमें क्या होता है कि एक बहुत सारी मैंने कॉमन चीज़ जो है, वेदर इट इज़ इंडिया, वेदर इट इज़ अब्रॉड, मैंने देखा है हर चीज़ वुमेन पे आ जाती है, ठीक है, पर वुमेन का ध्यान नहीं रखा जाता कि व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, एक मुझे बहुत इन सदर्न इंडिया व्हेन द वुमन इज गेटिंग प्रेग्नेंट दे सेलिब्रेट इट, राइट, दैट इज वन थिंग दैट आई हैव सीन इन इंडिया कि कुछ कुछ कल्चर्स के अंदर होता है, बट आई विश दैट दे वुड डू दैट when they are planning to even conceive. So when she's celebrated in a way that okay, now I'm going to conceive, then you automatically start taking care of yourself, है ना. अभी तो क्या होता है कि जब तक वो गर्भ धारण हो जाता है 6-7 months का होता है, फिर बेबी शावर होता है. सो इन फैक्ट इट शुड बी डन बिफोर व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग कि हाँ भाई अब जो है दीज टू कपल आर गोइंग टू गो इनटू अ जर्नी ऑफ मेकिंग अ बेबी, राइट. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज देन मेन ऑल्सो फील्स रिस्पॉन्सिबल. देखो, men have much more chronic stress, right, ठीक है. Women, we are emotional beings, so we will talk about it. We'll talk to our parents, we'll talk to our sisters, we'll talk to our friends. तो हम emotions में बहुत सारी चीजें बात कर लेते हैं, but men don't. Okay, right? So they are suppressing their stress, and then it affects the sperm. तो उस पे तो कोई जा ही नहीं रहा है कि हाँ भाई अगर स्पर्म डैमेज हो गया या स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, सो नाउ असर करता है. नाउ बिफोर इट वाज ऑल ब्लेम्ड ऑन अ वुमन कि वुमन की हेल्थ नहीं सही थी या उसको उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी थी इसलिए नहीं हुआ. बट नाउ अ लॉट ऑफ मोर रिसर्च आर डन ऑन द क्वालिटी ऑफ स्पर्म. तो स्पर्म के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चे के अंदर आ सकता है, बट इनफैक्ट ये भी होता है कि उसकी प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट होती है. मतलब ये कि न सिर्फ मेल बल्कि फीमेल दोनों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. और जो मैसेज मैं कह रही थी कि पेरेंट्स को आपको देना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब तक अंदर से फील नहीं करेंगे वो अटैचमेंट, तब तक हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के बहाने ढूंढ लेते हैं. लेकिन जैसे हम ऑटिज्म की बात करते हैं और मैंने कुछ नंबर्स भी स्टार्टिंग में बताए कि ऑटिज्म के केसेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं. अब ये समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म हम बीमारी के तौर पर ना देखकर अगर इसे एक ब्रेन डेवलपमेंट डिले के तौर पर देखें तो ज़्यादा बेटर है. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है कि दिक्कत है तो किसी को बताएंगे नहीं, हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, और खुद में भी एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में. आपको लगता है कि ये एक मेंटल ब्लॉकेज है पेरेंट्स के अंदर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ ऑटिज्म जो हमारी सोसाइटी के अंदर है वो बहुत ही गलत है. इट इज़ नॉट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ओके it is about how the child is adapting to the surrounding. उसका जो एक देखने का तरीका है वो ही अलग है. बट ये बीमारी भी नहीं है ना? नहीं, बीमारी नहीं है, बट इट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. बिकॉज देखो क्या होता है कि आज अगर मुझे ये ग्रीन लग रहा है, आपको वहां से जो शेड आएगा तो उसमें हल्का सा येलो दिखेगा. मुझे यहाँ पे जो लाइट आ रही है तो मुझे यहाँ पे से पूरा ग्रीन दिख रहा है, ठीक है. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ माई ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है. अब ऑटिज्म ब्रेन जो होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, वो अपने आप में बहुत अलग है. उसका जो सेंसरी इनपुट है, कभी कभी बहुत हाई इंटेलेक्चुअल ऑटिज्म होता है. मुझे आप कुछ केसेस के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, जैसे हमारे वहाँ बच्चा आता है, अभी क्या होता है कि अर्ली इंटरवेंशन के लिए दे यूज ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेजरली, और उसके अंदर सेंसरी के ऊपर काम होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं व्हेन इट इज स्टार्टिंग अर्ली. पर फिर क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा बाद में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा. तो अगेन ऑटिज्म के रूप भी बहुत अलग अलग है. कुछ बहुत ही फायरी टाइप के ऑटिज्म होते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप, ठीक है. उनको हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव बोलते हैं, हाईली स्टिमुलेंट्स होते हैं जो उनको, जैसे लाइट्स हैं, साउंड है, इवन साउंड के अंदर जैसे लो फ्रीक्वेंसी हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी हो गई. अब कुछ बच्चे हैं जो मानो के जोर से सीटी बजती है तो एकदम भड़क जाते हैं. वेरेज कुछ ऑटिज्म के बच्चे होंगे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई सीटी बज रही है या जोर से अचानक हॉर्न आ गया, दे विल नॉट रियलाइज इट.
So again, autism in itself, there are mild autism and then there is severe autism. तो उसके अंदर भी बहुत फर्क है. अब क्या होता है, पर इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑटिज्म ही हो. So autism in itself is it is not really, जैसे मैंने कहा कि डायग्नोसिस ही सही नहीं होता है. अगर मानो कि कंकर्शन हुआ है, अब कंकर्शन को हम ऑटिज्म कह रहे हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, पर कह है रहे नहीं. हैं, हाँ. ठीक है, क्योंकि उसमें कोई डायग्नोसिस तो हुआ नहीं. अब कोई भी जो साइकेट्रिस्ट है, जो एनालाइज कर रहा है या साइको एनालिस्ट होता है, वो उसको टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चंस माँ बाप से पूछते हैं. तो वो बहुत सारी चीजें ओवरलैप होती है कि कुछ कुछ आसार जो होते हैं, वो अगर उसमें से 2-3 आ गए तो भी हम उसको ADHD बोल देंगे या ऑटिज्म बोल देंगे. तो उसके अंदर जैसे हम टेस्ट करवाते हैं, एंड आई हैव वेरियस टेस्ट दैट आई आस्क माय क्लाइंट्स टू डू इट. तो जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभी तो सिर्फ B12 D3 लेवल्स ही लो होते हैं. दैट्स इट. या टेस्ट ही आप ऐसे करो जिसमें डायग्नोसिस सही हो ना, क्योंकि दैट child is going to carry the tag for rest of his life and he's not getting the right diagnosis. अच्छा, मुझे कोई ऐसा आप रियल केस बता सकती है दैट यू हैव डेल्ट विद, कि जिसमें मे बी पेरेंट्स को लगा हो कि अब तो नहीं ठीक हो पाएगा बच्चा? मेरे सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर बच्चे का जैसा रिस्पॉन्स आया और हाँ, आपका ट्रीटमेंट आया, हाँ, दोनों ने मिलके उस बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया टाइमली. See, 5-year-old girl, जो हमारे पास they used to come from हिमाचल. अब वो बच्ची इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी किसी के साथ. अगर उसको कुछ पूछ रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं करती थी, पूछे तो उसको कोई पड़ी नहीं है, बहुत ही फंसी थी खाने के अंदर, एवरीथिंग वाज देयर. फिर हमने जब टेस्ट करवाए एंड ऑल दैट, आई सेड ये ऑटिज्म नहीं है, डोंट थिंक इट इज. स्पीच डिले था, सारी चीज़ें थी. एंड देन आई गेव देम द राइट डाइट. फिर उसको थेरेपी जो हमने की ओरिएंटल मेडिसिन के साथ साथ जो अर्ली इंटरवेंशन की ट्रीटमेंट्स जो होती है, फिजिकल ट्रीटमेंट्स है, दीज आर नॉट जस्ट प्ले. मतलब अर्ली इंटरवेंशन में लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, ये नहीं. देर आर एक्चुअली थेरेपीज जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, तो हम वो थेरेपीज करते हैं. और फिर हमने देखा विद इन दैट 3 months वो बच्ची जो है अपने दोस्त बनाने लगी, प्लेग्राउंड में शी इज इंटरेक्टिंग, आई कांटेक्ट उसका बढ़ गया, सारी चीज़ें जो है स्कूल के अंदर भी उसको कंप्लेन आनी बंद हो गई. तो अब आप सोचो कि जो 5-6 years तक उसने कितना झेला, और क्योंकि उसको ऑटिज्म की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उसको वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ब्रेन जो है, जो एक्चुअल में डेफिशिएंसीज थी और जो उसको न्यूरोलॉजिकल डिलेज थे, वो किसी और चीज़ की वजह से आ रहे थे. तो जब हमने जैसे ही डायग्नोज किया, शी इज फ्री नाउ. सो शी इज नॉट विद दैट ऑटिज्म लेबल. When a teacher is treating her differently, the students are treating her differently, the parents are treating her differently. So it was almost like she understands but she could not conceive what they are saying. तो हमने बस वो conceive करना जो आइडिया को या वो जो देख रही है, वो पैटर्न जो हमने वो सही कर दिया. तो वो क्यों नहीं इंटरेक्ट करेगी? नहीं, बट आपके पास जो केसेस आते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कौन सी लगती है? कि एक तो डायग्नोसिस देर से हो रहा है, दूसरा पेरेंट्स एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर से इंडियन सोसाइटी में. आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत कौन सी है? सिस्टम. एक्सेप्टेंस की बात नहीं, सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस. ओके, देखो आज एक्सप्लेन करिए. सी, आई एम अ प्रोफेशनल इन माई ओन फील्ड, यू आर अ प्रोफेशनल इन योर फील्ड. आज अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आएगा, ठीक है, तो आप अपनी तरीके से एडवाइस देंगे. You may not have the advice of the whole world, but you only have the advice of what you've studied and what you have experienced. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ऑटिज्म के ऊपर इतना ज़्यादा फंडिंग जा रहा है that every school, everything is like, जैसे ही एक छोटे बच्चे को कुछ हाइपर एक्टिविटी आ जाती है या कुछ भी आ जाए, तुरंत बोलते हैं कि इसको ADHD या इसको ऑटिज्म है, because the school doesn't want to deal with it. The society doesn't want to deal with it. It's very easy to label someone. ठीक है. So this is where the system is going wrong. First, we need to, before you put the label on a child, आप पहले इसको डायग्नोसिस सही करो. एंड दूसरी चीज़, हमारी जो डिपार्टमेंट्स है, साइकेट्री डिपार्टमेंट, आई वुड अर्ज देम
because it's not happening at this moment, I would urge them कि पहले डाइट का आप पहले डायग्नोसिस सही करो. अगर डायग्नोसिस एंड डू इट विद टेस्ट, don't do it with just questionnaire, because we are asking the parent, we are asking the guardian, we're not interacting with the child. तो child का interaction क्या हुआ, उसका body, उसकी एक्टिविटी फॉर दैट उसकी मैटर जब एक्टिविटी आपके नहीं, आसपास पहले उसका इंटरनल डायग्नोसिस होना जरूरी है कि क्या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही है, क्या उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई थी व्हेन एज अ चाइल्ड, जो हमने पेरेंट्स ने इग्नोर किया है. ठीक है, अब वो पेरेंट आता है, अगर किसी डॉक्टर के पास आता है तो वो पेरेंट एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर को पता होना चाहिए. सो वो डॉक्टर कोई भी चीज बोलता है तो उनके लिए गॉड्स वर्ड्स हैं. राइट. तो वो चीज़ जब तक हम किसी को भी लेबल लगाए या कोई भी डायग्नोसिस करते हैं, उससे पहले आर फर्टर्निटी शुड बी 100% श्योर कि हाँ ये हम इसी के साथ डील कर रहे हैं, ना कि इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली कि हाँ भी चलो इसको ऑटिज्म लेबल कर देते हैं, इसको ADHD लेबल कर देते हैं. हाँ, एंड मेजरली ऐसा हो रहा है, मेजरली ऐसा हो रहा है, एंड द मेडिसिन्स आर आल्सो गिवन आउट लाइक दैट. तो पहले I always suggest to parents, get the blood test, because blood is the only thing that will tell you कि क्या बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, और वो बच्चा जो बात नहीं कर सकता वो उसका ब्लड बात करेगा. ठीक है, देन यू नो, अच्छा ये हमने पैरामीटर्स चेक कर लिए, उसके बाद जो हम बात करेंगे फिर हम उसके questionnaires of whatever behavior, उसके एक्शन, उसके पैटर्न्स पे हम फिर बात करेंगे. एंड वील गो अहेड विद द डायग्नोसिस. बट अभी उल्टा हो रहा है. अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि एक फ्रेटर्निटी से भी दे आर नॉट शॉट बट दे जंप द गन्स. पेरेंट्स भी दे आर नॉट अवेयर. तो आसपास के लोग जो कहते हैं, या थोड़ा बहुत मुझे लगता है सोशल मीडिया से, एक तो गूगल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वहाँ पर जो देखना चाहते हैं हर तरीके की वहाँ पर चीज़ें दिखती हैं. लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में समझी डॉक्टर, कि आपने सिर्फ किसी एक थेरेपी पे आपने भरोसा ना करके मल्टीपल थेरेपीज और एक अलग तरीके का आपने एक सेटअप, इंटीग्रेटेड मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में मुझे फॉर श्योर बताएं, सो दैट इवन पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड and the people from your fraternity can also understand. See, आज अगर मानो कि there is, अब मेरे सामने प्लांट है तो मैं हमेशा भी प्लांट का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जैसे ये मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट को उसको किस तरीके से बड़ा करना है वो एक अलग तरीका होता है. एक रोज प्लांट है तो उसको बड़ा करने के लिए एक अलग है. ठीक है, प्लांट तो सारे हैं, पर उसके अंदर हमें क्या रिजल्ट चाहिए हम उसकी तरह से काम करेंगे, और जो वो प्लांट है उसको खुद का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए हम उसी तरीके से काम करेंगे. पर अभी क्या हो रहा है कि जो हमारी सिस्टम है वो, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू डाइट, इवन इफ इट इज रिलेटेड एनीथिंग, हम लोग बस एक ही टाइप की चीजें जो होती है वो लेके आ जाए. मानो कि एक अमेरिकन डाइट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाइट है, न्यूट्रिशन है, अब वो अमेरिका के उस पे, अमेरिका के लोगों के ऊपर जो भी वो स्टैटिस्टिक्स करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, वो अमेरिका के लोगों के ऊपर. अब उनका डाइट अलग है, उनका वेदर अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, एंड दैट गोज विथ इंडिया, दैट इंडिया क्या फॉलो कर रही है, अमेरिकन डाइट. Whereas it should not, it should have its own research base, it should have its own study जो कहे कि हाँ भाई इंडियन लोगों के अंदर ये डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, या इस डाइट को सबसे बेहतर माना जाता है. तो उससे क्या होगा कि हमारे खुद की जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं एंड आर जेनेटिक पैटर्न्स जो है वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू ड्राउट्स. Our genetics have gone through a lot of slavery. Our genetics have gone through a lot of stress, which was not seen by Americans or not seen by Britishers or not seen by any others, जो हम लोगों ने देखी है. तो उसका जो impact हुआ है हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारे खाने पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग होनी चाहिए. और अगर हम अमेरिकन डाइट को फॉलो करेंगे, जैसे हर बच्चे को जब बॉर्न होता है अगर मदर लैक्टेट नहीं कर रही है
तो हम क्या करते हैं, पीडियाश्योर या समथिंग विच इज अ प्रोडक्ट विच इज गिवन टू द बेबी. Whereas in India there are different things that can be done because हमारा food जो है was always seen as a medicine in Ayurveda. So even today in Ayurveda, in Oriental medicines, food is the base. So if the food is being researched on and we have much more varied grains and pulses and everything जो होता है हमारे पास, तो वो बहुत अलग है कंपेयर टू अमेरिका. तो अमेरिका वाला तो सोच ही नहीं पाएगा. अब जैसे मिलेट्स हैं, अचानक मिलेट्स कितना लाइक वर्ल्ड वाइड एकदम से चीजें आ गया. क्योंकि वो मिलेट्स तो हमारे पास पहले से थी. पर हम जानवरों को दे देते थे. मेरे गांव के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो मेरे रिलेटिव्स अभी रहते, बोलते ये तो हम लोग एनिमल्स को दे देते थे. तो गाय अच्छा दूध देती थी या भैंस अच्छा दूध देती थी. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग एंड गिविंग इट टू चिल्ड्रन. तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है. बट शहरों में थोड़ा सा ये अलग है मुझे लगता है. यहाँ पर मिलेट्स हैव नाउ टेकन नहीं, अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे बच्चे के लिए और मदर लैक्टिंग नहीं है, तो फिर आप अगेन पैकेट वाला दूध देना ज्यादा प्रेफर करेंगे. And it is coming from the experts itself. Yes, but where is this expert the whole packet system and all? By? Where is this expert influenced by? Pharma? Is it influenced by what research? Right? On what basis are you giving a packed product? अगर मानो कि हम see we say that if the child, जैसे हम गुट्टी खिलाते थे तो हम कहते कि हनी नहीं दे सकते हैं या हम कुछ और नहीं दे सकते, बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं देना है. But when we are preparing this product, ठीक है, तो हम क्या डालते हैं? पानी. और उसमें it only recently got caught 16 ग्राम ऑफ शुगर. सो एक जनरेशन जो अभी हम बोल रहे हैं ना कि ऑटिज्म, एडल्ट ऑटिज्म भी अभी बहुत डायग्नोसिस हो रहे हैं, ये सब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जनरेशन हमारा गया जिसको इतना हाई शुगर बचपन में ही दिया गया. And now we are complaining they have autism and ADHD. So there is this generation now which will come up. अभी का जनरेशन है, they are making sure कि खाने के अंदर शुगर ना. तो जैसे आपके यहाँ पर जब बच्चे लेकर आते हैं पेरेंट्स, तो आप पूरा चाइल्ड असेसमेंट करते हैं. सो अगर मैं टॉप 5 चीजें आपसे पूछूं उस चाइल्ड असेसमेंट में, वो क्या होती हैं? एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट विद द ब्लड टेस्ट. Yes. Okay. All the tests that needs to be done, that's the first phase. फिर second phase आता है counseling. Okay. तो मुझे उससे पता चल जाता है कि माँ कितनी इन्वॉल्व है, फादर कितने इन्वॉल्व है, फैमिली सिस्टम क्या चल रहा है. तो उससे मुझे एपिजेनेटिक एनवायरमेंटल चेंजेस क्या मैं इसमें ला सकूंगी या नहीं ला सकूंगी, ये मुझे पता चल जाता है. थर्ड फेज होता है कि टेस्ट होने के बाद व्हाट आर द रिजल्ट्स. अब वो रिजल्ट्स अगर हम लोग न्यूरोलॉजिकल है तो उसको किस तरीके से हमें काम करना है, वो एक बेस अलग हो जाता है. कौन सी थेरेपीज है, कौन से पॉइंट्स है जो हमें स्टिमुलेशन के अंदर लाना है. फोर्थ जो होता है कि कौन सा ऑर्गन डोमिनेंट है. और फिफ्थ होता है कि जहाँ पे बॉडी के इंटरनली उसका कौन सा एनवायरनमेंट चल रहा है. अगेन सो जैसे हमने बोला कि कौन सा दोषा जो है वो प्रीडोमिनेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम पूरा प्लान करके देन वी मेक अ होल. आप हमेशा ट्रीट द चाइल्ड, नॉट जस्ट द डायग्नोसिस की बात करती हैं. हाँ जी. व्हाट इट एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या है? सी मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो जब मैं बैठती हूँ इन फ्रंट ऑफ हुएवर आई बिलीव इन, तो जब मैं वो बैठती हूँ तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ. वो मेरे पर्सनल लेवल है. जब मैं बच्चे के साथ बैठती हूँ तो वो बच्चा मेरे से बात कर रहा होता है, नॉट वर्बली, एनर्जेटिकली. सो देयर इज अ टेलीपैथी थिंग जो हम लोग कहते हैं कि अरे मैं सोच रही थी और ये सामने आ गई, ये कैसे हो, या फोन आ गया. सेम थिंग हैपेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डॉक्टर एंड अ बैड डॉक्टर? You tell me. Intuitions. And also how he connects with his patients. और आप एक डॉक्टर जो होगा वो विश्व प्रसिद्ध है, वो ऐसे ही नहीं हो गया. उसका इंट्यूशन लेवल्स बड़ा है. हर एवरी टाइम ही सीन अ पेशेंट, उसका इंट्यूटिव लेवल्स हमेशा बड़ा है. दैट इज व्हाई वी से एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, राइट. तो जब मैं बच्चे के साथ होती हूँ, वो एनर्जी फील्ड के अंदर हम दोनों होते हैं. तो वो अगर मैं वो नहीं कर पाती हूँ
तो आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर. राइट. I have to first get into that. He has to allow me. लेट यू इन. He has to let me in. Once he lets me in, तो उसके बाद आप उसको ट्रीट कर सकते हो. सो इसलिए मैंने बोला कि पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हमें पता चलता है कि कोई लेडी है जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है, तो वो बच्चे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है. अब मानो कि डीएनए वो दोनों शेयर करते हैं. द मदर इज़ द फर्स्ट, राइट, क्योंकि उसका ब्लड है, उसका बोन है. तो अगर मानो कि वो बच्चे के साथ ही डिस्कनेक्ट है, तो वो बच्चा न्यूरोलॉजिकली कैसे डेवलप होगा, या उसका डेवलपमेंट फेज आएगा ही नहीं, क्योंकि मदर उसको कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है. तो पूरा वर्ल्ड उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं आएगा. सो आई हैव टू एंटर इनटू द मदर फील्ड. आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर देन आई हैव टू बी द मदर. सो व्हेन आई हैव टू बिकम दैट मदर, देन आई हैव टू कनेक्ट विथ हिम इन एवरी लेवल. है ना. तो उस ये एनर्जी वर्क होता है जिसको क्विकली मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगी. हाँ या ना में आप चाहें तो बता सकते हैं. क्या हर हाइपर एक्टिव बच्चा ADHD होता है? नहीं होता है. क्या हर लेट स्पीकर या जो देर से बोलने वाला बच्चा है वो ऑटिस्टिक बच्चा होता है? नो. ओके. ये क्यों कहा जाता है कि ऑटिज्म वैक्सीनेशन की वजह से होता है? हैव यू हर्ड ऑफ इट? यस. It's a It myth. can be true. No. It can be true. Yes. मतलब वैक्सीनेशन की वजह से भी ऑटिज्म हो Yes. सकता है. Yes. So that's not a myth. No. ओके. अच्छा, और सेरेब्रल पैल्सी जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं या हमेशा ये डिपेंडेंट रहेंगे बाकी? They can be independent. They can be. Environment plays a big role. हाँ. कितना उसको डेवलप किया जाता है, कितना उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, कितनी थेरेपीज, सही थेरेपीज, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, सही थेरेपीज उसको देना बहुत जरूरी है. ओके. सो अर्ली डायग्नोसिस या लेट होप? चूज. अर्ली डायग्नोसिस. ओके. स्क्रीन या स्टोरी बुक? स्टोरी बुक. इंडोर या आउटडोर? आउटडोर. पेरेंटिंग की सबसे बड़ी गलती, वन वर्ड? बिलीविंग एवरीथिंग इज ओके और इट विल बिकम ओके. ओके. एक आदत जो आज से बंद कर देनी चाहिए हर पेरेंट को? टू थिंक कि कोई और तुम्हें आके रेस्क्यू करेगा. और एक आदत जो आज से शुरू कर दें तो बेहतर है? फूड. स्टार्ट एनालाइजिंग द फूड. व्हाट यू ईटिंग, व्हाट यू गिविंग चाइल्ड, ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. Yeah. ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है, और बच्चे की रफ्तार, बच्चे की जो ग्रोथ है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. एक तो किसी कंक्लूजन पर ना पहुँचे. हमारे साथ डॉक्टर हैं और बहुत इन्होंने अच्छे से ये बताया कि डायग्नोसिस कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारी ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है हर उस पेरेंट के लिए जिसको कोई कन्फ्यूजन है, जिसको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जिसको नहीं पता है कि करना क्या है, किसके पास जाना है. तो प्लीज़ डिले करने से अच्छा है कि हमेशा एक्सपर्ट की आप सलाह लें, डॉक्टर के पास आप जाएं, ताकि अर्ली डायग्नोसिस भी हो सके और उसके हिसाब से इलाज की शुरुआत भी हो सके. तो आज की बात से एक संदेश तो बहुत साफ है कि हर बच्चे की अपनी रफ्तार होती है, लेकिन उस रफ्तार को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. हर पेरेंट, हर बच्चा, सोशल इंटरेक्शन से लेके बच्चे के बिहेवियर तक हर एक चीज़ को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको लगता है कि हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो किसी भी पेरेंट के लिए मददगार साबित हो सकता है, या आपके मन में कोई भी सवाल हैं डॉक्टर निशी से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेगा. लेकिन जाते जाते डॉक्टर निशी, थैंक यू सो मच, एक तो इतनी अच्छी बातचीत के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए. इट वाज डेफिनेटली एन आई ओपनर. लेकिन अगर कोई पेरेंट आप तक रीच आउट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? So we are having a lot of good presence on social media. धी अमृतम करके मेरा क्लिनिक है जो हम देहरादून बेस्ड हैं, and you can always there's a phone number that will be displayed, and then you can contact us through that. Or see, we can always, this is my expertise and this is what I believe कि naturally जो चीज़ हम कर सकते हैं तो वो early हमें results मिल जाते हैं, rather than having a label for rest of your life. So I always believe कि traditions के अंदर ही हमारी wellness छुपी हुई है. So Very well let's, said. yes, so that's how they can contact for us. वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन. और प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि इस कॉन्वर्सेशन से किसी बच्चे को
किसी पेरेंट को एक गाइडेंस मिल सके जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।